जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार कार्यालय परिचारिका, जिसमें जीके का 40 प्रश्न, मैथ का 30 प्रश्न एवं हिंदी का 30 प्रश्न, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग तीनों टॉपिक को कवर करेंगे, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न देख लीजिए, जहां से जीके का टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए आज के पहले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी बच्चे को पता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो सारे दिवस को अच्छे से याद कर लेंगे। जैसे में मान लीजिए कि विश्व पर्यावरण दिवस न पूछ के राष्ट्रीय खेल दिवस पूछ दे, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगर खेल दिवस ना पूछ के पूछ दे मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। अगर डॉक्टर दिवस ना पूछ के पूछ दे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर का मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर हिंदी दिवस ना पूछ के पूछ दे कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर सारे प्रश्न को अच्छे से देख लेंगे। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यह मेरा वादा है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, तो यकीन मानो कि यहाँ से 100 आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है ना। 100 में 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने का वादा करते हैं हम। ठीक है ना। बस क्लास को पूरा एवं लास्ट तक देखिए। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है ना। तो दिवस को अच्छे से आपको याद कर लेना। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है ना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी बच्चे को पता है, 5 जून। मजदूर दिवस पूछेगा तो 1 मई। मजदूर दिवस पूछेगा तो 1 मई। डॉक्टर दिवस पूछेगा तो 1 जुलाई। डॉक्टर दिवस पूछेगा तो 1 जुलाई। राष्ट्रीय खेल दिवस पूछेगा तो 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस पूछेगा तो 29 अगस्त हो जाएगा। ठीक है ना। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हो जाएगा। ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट, 1 मई को मजदूर दिवस, 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस, 29 अगस्त को खेल दिवस, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, शहीद दिवस 30 जनवरी। इस प्रकार से आप सारे दिवस को अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए 2 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से भारत का जो संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद है, सभी बच्चे को पता है। और मैं आपको बार बार यही बात बोलता हूं कि संविधान से एक क्या 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको हम लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। तो संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद है। संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद है, याद रखेंगे। ठीक है ना। संविधान को बनाने में टोटल समय 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगर हम इसका सेकंड की बात करें कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था। ठीक है ना। और इसको अपनाया कब गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में इसको अपनाया गया था। मतलब संविधान को अपनाया गया था। संविधान को लिखने में टोटल खर्च 64 लाख रुपया आया था। ठीक है ना। चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न है, वही वाला सेम ऐड हो गया है। ठीक है ना। 3 नंबर आपका प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ठीक है। जो 1857 की क्रांति हुआ था उसमें बिहार का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें जीके का 40 प्रश्न, उसके बाद हिंदी का 30 प्रश्न, उसके बाद मैथ का 30 प्रश्न। ठीक है। तो 40 में से आप कितना सही कर पाते हो जीके में, पहले अपना स्कोर बताइएगा, उसके बाद हम लोग हिंदी को देखेंगे, उसके बाद मैथ को देखेंगे। ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि 40 में से आपका कितना सही हो जाए, कम से कम 23 प्लस सही हो जाए। 23 प्लस अगर आपका सही हो रहा है तो बिल्कुल अच्छा है, आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे। ठीक है। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है ना। अगर यही दिल्ली से बात करता तो बहादुर शाह जफर ने किया था दिल्ली से नेतृत्व। ठीक है ना। बहादुर शाह जफर। 1857 के क्रांति को हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना। मेरठ से आपका मंगल पांडे नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है ना। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कहा जाता है। ठीक है ना। आपका यहां से क्लियर हो गया। आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे, ताकि
ताकि क्या बोलते हैं हमको ज़्यादा मोटिवेट मिला। अगर आपको खराब लग रहा है तो खराब लिखिए, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखिए, ठीक है। उससे पहले आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है ना, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि क्लास सबसे पहले आपका जरूरी है। जब क्लास समाप्त हो जाए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, हाई लिखकर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो लिंक इधर से जाएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, बताइए। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, ठीक है ना। चले 5 नंबर आपका प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है, जो किताब में से हमें आंसर दिए हैं इसमें सभी दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से तो सभी नहीं होना चाहिए, चाणक्य होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है, चाणक्य है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है, चाणक्य है, याद रखेंगे हम लोग। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 6 नंबर आपका प्रश्न है कि तांबे के आदमी का उपाधि किसे दिया गया है। तांबे का उपाधि का आदमी किसे दिया गया है, या लौह पुरुष उनको कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब आप लोग पता है तो कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग तांबे का आदमी या लौह पुरुष के नाम से उनको हम लोग जानते हैं, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो आपके एग्जाम में आने वाला है। जैसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान का जनक, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, उनके मम्मी जी का नाम पुतलीबाई, उनके पत्नी जी का नाम कस्तूरबा गांधी, उनके 4 बेटे थे, आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, और यह चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा जब तक हम आपके साथ हैं, आपको रोजाना शाम 7 बजे, ठीक है। काफी बच्चे पूछते हैं, काफी बच्चे को नहीं पता चल पाता है कि क्लास कब होता है सर, तो शाम 7 बजे रोजाना आपका क्लास होता है, ठीक है ना। तो आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना से कब युद्ध किया था, ठीक है ना। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आएगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना में कब युद्ध किया था, ठीक है। तो सभी को पता है कि झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई ने 1857 की जो क्रांति हुआ था उस समय लड़ाई किए थे, ठीक है ना। सभी बच्चे को ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है, चलिए ये आप लोग के लिए जो सवाल का जवाब छोड़ा जाता है, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, सभी बच्चे को सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब देंगे 8 नंबर लिखकर कमेंट में, ठीक है ना। चलिए, और 40 में से कितना सही करने के लिए बोले हैं, 23 प्रश्न, ठीक है। 23 प्रश्न सही करके दिखाइए। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में स्थित है। नए हैं तो चैनल को बार बार आपको बोल रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपका साथी, आपका दोस्त होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ में है, महाराष्ट्र में। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है ना। 10 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। सामाजिक न्याय के अग्रदूत किसे कहा जाता है, सामाजिक न्याय के अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो ज्योतिबाई फुले को सामाजिक न्याय का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने बहुत समाज को कल्याण किया है, ठीक है ना, समाज को आगे बढ़ाया है, ठीक है ना। मतलब जिसका छोट सोचा क्या बोलते हैं, जिसका सोच छोटा था उसके सोच को या क्या किए हैं, विरोध किया है, ठीक है ना। जैसे में मान लीजिए कि किसी को नहीं पढ़ने देना है, तो यही सब जो व्यक्ति हैं जो समाज को बढ़ावा दिए थे, ठीक है, ज्योतिबाई फुले, ठीक है ना, आप याद रखेंगे। चलिए, 11 नंबर आपका प्रश्न कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के किस जिले से थे। जो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वह बिहार के किस जिले से थे, सिवान जिले से थे, याद रखेंगे, सिवान जिले से थे। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर आपका सवाल है कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए, और सारे प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में देते जाएंगे, ठीक है। हरित क्रांति
क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? सभी बच्चे को पता है कि हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव, और ये वाला मैं सब वीडियो में आपको प्रश्न बताता हूं, तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव, बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर गेहूं हो जाएगा। और कब आया था यह हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव? 1965 से 66 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसका जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर दूध क्रांति पूछता है कभी कभी, दूध या सॉरी श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो दूध से, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए, बिहार राज्य का स्थापना किसने किया था? जीके के 40 प्रश्न है, ये यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ था? सभी बच्चे को पता है, बिहार राज्य का जो स्थापना हुआ था वह 1912 ईस्वी में हुआ था। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का स्थापना हुआ था। बिहार राज्य का स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था, इसीलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न, तो इसको अच्छे से देख लेंगे। बिहार की सॉरी दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। भारत की जो राजधानी दिल्ली बनी थी वह 1911 ईस्वी में बनी थी, ठीक है ना। 15 नंबर आपका प्रश्न है। मैं मतलब एक वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देख लेते हो तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। गया में विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जो गया में विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर है, जहां से बहुत दूर दूर अलग कंट्री से टूरिज्म यहाँ आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म का मंदिर है, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। ये सभी बच्चे को पता है। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे में भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनका मृत्यु की बात करेंगे तो 483 ईसा पूर्व, ठीक है ना। ये जब ये ईसा पूर्व चलता है ना, तो ये समय जो पीछे रहता है वो बहुत आगे रहता है, ठीक है ना। आप जब ये सब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? नारा से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं बार बार यही प्रश्न बार बार आपको रिपीट करता हूं, ठीक है ना, कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। सभी बच्चे को पता है, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने यह नारा दिया था, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन को 9 अगस्त 1942 ईस्वी में, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन का, उसमें भी नारा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का, ठीक है ना। करो या मरो का नारा दिए थे, उसमें ही गांधी जी ने करो या मरो का भी नारा दिए थे, ठीक है ना। तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में देखने वाला है, ठीक है ना, आने वाला है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको यही करवाए हैं, इसलिए 17 का जवाब आप लोग कमेंट में दे देंगे। और आपको बार बार कह रहे हैं कि दिवस से एक प्रश्न आएगा, ठीक है ना। रक्त का लाल रंग क्यों होता है? जो रक्त का रेड होता है वह किसके कारण होता है, ठीक है ना। तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। हेमोग्लोबिन के कारण खून क्या होता है? लाल होता है। हेमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? खून लाल होता है, ठीक है। आपका यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए, 19 नंबर आपका सवाल है कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? मूल रूप से आपको ये भी क्वेश्चन हम आपको ऊपर ही करवा दिए हैं, तो सभी राइट आंसर इसका देंगे, ठीक है ना। और जीके में आपको 23 से ज्यादा प्रश्न सही करना है, ठीक है ना। पंचशीला समझौता भारत ने किस देश के साथ किया था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि जो पंचशीला समझौता हुआ था वो भारत ने किस देश के साथ किया था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत और चीन के बीच पंचशीला समझौता हुआ था, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए, 21 नंबर आपका प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, कर लीजिए। उम्मा जी के ट्रिक यह चैनल है आपका, ठीक है ना। मेरा नाम आनंद कुमार है। अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम लोग इंग्लिश में IMF बोलते हैं, क्या बोलते हैं? IMF बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? सभी बच्चे को पता है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC। आपको ऑप्शन देकर ही पता चल जाएगा इसका मुख्यालय कहाँ होगा, ठीक है। चलिए, रुपया का प्रतीक चिन्ह किस वर्ष स्वीकृत हुआ? मतलब जो रुपया का प्रतीक चिन्ह है वह कब स्वीकारा गया है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, तो ठीक है। यह 2010 ईस्वी में ही स्वीकारा गया था। 2010 ईस्वी में ही रुपया का जो प्रतीक चिन्ह है उसको स्वीकारा गया था, ठीक है ना। जैसा मान लीजिए कि भारत देश का क्या होता है? मुद्रा, रुपया होता है। उसी प्रकार से अमेरिका का क्या होता है? 2-3 गो आप याद कर लेंगे, जो कि हो सकता है कभी कभी डाल देता है, ठीक है। अमेरिका का आपका डॉलर हो जाता है, नेपाल का भी आपका रुपया ही होता है, ठीक है ना।
रूस का क्या होता है, जुब्बल होता है। आप इस प्रकार से उनको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। शेरशाह सूरी का मृत्यु कहाँ हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है कि शेरशाह सूरी का मृत्यु कहाँ हुआ था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो कालिंजर में हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालिंजर, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह का मृत्यु कहाँ हुआ था, कालिंजर में हुआ था। 24 नंबर आपका प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाया था। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था, बख्तियार खिलजी ने जलाया था, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और किसने बनाया था, तो कुमार गुप्त ने बनाया था, ठीक है ना, कुमार गुप्त ने। और बिहार से बिहार जीके तो आपको पूछा जाएगा, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए 25 नंबर आपका प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग शॉर्ट रूप में क्या बोलते हैं, आरबीआई बोलते हैं, इसका स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। बात यहाँ से आपका क्लियर हो गया। आर्थिक मंदी को उभारने के लिए इस बैंक का शुरुआत किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक क्या होता है, यहाँ पर नोट छापने का काम किया जाता है, ठीक है ना। चलिए 26 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ। भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ, और ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो 1974 ईस्वी में भारत का पहला परमाणु विस्फोट हुआ था, ठीक है ना। चलिए 27 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, ठीक है। जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है, तो यह सभी बच्चे याद रखेंगे। भारत में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। भारत में आप 22 भाषाओं में बात कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें आप हिंदी, बांग्ला ये सब आ जाता है, ठीक है ना। तो आप भारत में 22 भाषाओं में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर आपका सवाल है कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, यानी सीधा आप कह सकते हैं कि मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। तो सभी बच्चे को पता है, आपको ऑप्शन देखकर ही पता चल गया होगा, आपको पहले से भी पता होगा कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया यानी क्या बोलते हैं उनको, क्या बोले अभी, मिसाइल मैन। हाँ, मिसाइल मैन किनको कहा जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है, ठीक है ना। आप इस प्रकार से इनको याद कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी कभी आ जाता है। लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी है, ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो लोकतंत्र रहता है उससे एक दो प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लोकसभा है, चुनाव, ये सब वाला एक दो प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है। तो अच्छे से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 545 है, ठीक है। अधिकतम पूछेगा 545, सिंपल पूछेगा 543, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर आपका प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। सूचना का जो अधिकार नियम है वह कब लागू हुआ, 2005 ईस्वी में। कहाँ लागू हुआ था, राजस्थान में, ठीक है ना। कहाँ में लागू हुआ था, राजस्थान में लागू हुआ था, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है कि भारत का सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा तट वाला राज्य, तट वाला मतलब समझ रहे हैं ना, तटवर्ती राज्य कौन सा है, ठीक है। तो बिल्कुल गुजरात में सबसे ज्यादा तट है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। गुजरात को जैसे में यहाँ पर सबसे ज्यादा मूंगफली की होता है, ठीक है ना। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। 32 नंबर है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था। सभी बच्चे को पता होगा जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था, तो सवाई जसी द्वितीय ने करवाया था, ठीक है। क्लास आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग बताइए कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, लाल किला, ठीक है ना। और 40 में आपको 23 प्लस सही करना है, ठीक है ना। चलिए भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो सभी बच्चे को पता है प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इंदिरा गांधी। ऐसे ही जवाब आना चाहिए, ठीक है। और प्रथम राष्ट्रपति की बात करता तो प्रतिभा पाटिल जी हो जाते, ठीक है। बिल्कुल क्लियर यहाँ से हो गया। चलिए 34 नंबर आपका प्रश्न कि भारत में भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ। सभी बच्चे को पता कि भारतीय में योजना आयोग का गठन कब हुआ। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950
1950 ईस्वी को हुआ था। हालांकि इसका योजना आयोग जो है इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है ना। 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, योजना आयोग से नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था, ठीक है। तो दोनों को याद रखेंगे। जैसे मैं पूछता है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 2015 याद रखेंगे, ठीक है ना। 35 नंबर आपका प्रश्न कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, ठीक है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, तो क्रस्ट कहलाती है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है, ठीक है। एक आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, ठीक है ना। चलिए 36 नंबर आपका प्रश्न है कि न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है। न्यायपालिका जो होता है उसका प्रमुख यानी मेन कौन होता है, ठीक है। मेन हेड कौन होता है न्यायपालिका का, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देखकर ही पता चल गया होगा कौन होगा। तो न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही होता है, ठीक है ना। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 नंबर ए वहीं फिर ऐड हो गया, ठीक है ना। 37 नंबर आपका प्रश्न है कि रेड लाइन पॉलिसी यानी लाल लकीर नीति का संबंध किससे है, ठीक है। लाल लकीर जो नीति है उसका संबंध किससे है, ठीक है। ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो एंटीबायोटिक की उपयोग से, ठीक है ना। एंटीबायोटिक की उपयोग से, ठीक है। एक क्वेश्चन तो हम पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। हमको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है ना। चलिए 38 नंबर आपका सवाल है कि वन व्यवस्था का उल्लेख किस वेद में मिलता है, ठीक है। वन व्यवस्था का उल्लेख किस वेद में मिलता है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तो ऋग वेद में मिलता है, ठीक है ना। ऋग वेद में ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वन व्यवस्था का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ऋग वेद में मिलता है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 39 आपका प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, सभी बच्चे को पता है कहाँ हो जाएगा, तो जिनेवा में हो जाएगा। जिनेवा, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 नंबर आपका प्रश्न कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा, पिप्पल हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा, पिप्पल हो जाएगा, सभी बच्चे को पता है। ऐसे तो देखिए, ऐसे तो आपका भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछेगा तो बरगद होता है, ठीक है ना, बरगद होता है। लेकिन बिहार में हमारा पिप्पल आ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से आप लोग का जीके का 40 क्वेश्चन आप क्लियर किए। अब 40 में से कितना प्रश्न सही किए ये आप लोग कमेंट में बताएं, ठीक है। 40 में अगर 23 प्लस सही हुआ तो बिल्कुल अच्छा है। अब इसके बाद हम लोग किसको देख लेते हैं, हिंदी के प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है ना। हिंदी में भी हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी के 30 क्वेश्चन बताएंगे। तो हिंदी में आप लोग कम से कम ज्यादा नहीं 20 प्लस सही करके दिखाओ, ठीक है। 30 में 20 प्लस सही करके दिखाओ, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इसमें सिंपल है, ठीक है ना। चलिए, बालक शब्द कौन सा लिंग है, बालक शब्द कौन सा लिंग है, काफी इंपोर्टेंट है। बालक जो शब्द है वह कौन सा लिंग है, ठीक है। तो सभी बच्चे को पता है बालक कौन सा हो जाएगा, आप लोग को पता ही बालक यानी लड़का कौन सा होगा, पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा, बताइए। तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग ही दीजिएगा पहला का, ठीक है ना। चलिए हम छोड़ देते हैं आपके लिए, ठीक है। आपको पता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो पता ही है। कर्म का सही वचन रूप कौन सा है, ठीक है। जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर हमको इसका क्लास चाहिए, इसका क्लास चाहिए, जो भी न समझ में आए एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। कर्म का सही वचन का रूप कौन सा होगा, ठीक है। कर्म का सही वचन का रूप क्या होगा, कर्म होगा। इसका सही वचन क्या हो जाएगा, कर्मो, कर्म का कर्मो, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न है कि विद्या शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। विद्या शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बी प्लस दा हो जाएगा, बी प्लस दा, ठीक है ना। अब जैसे विद्यालय रहता है तो विद्या प्लस आलय करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बी प्लस दा यहाँ पर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न है कि राजकुमार में कौन सा समास है, ठीक है। राजकुमार में कौन सा समास है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तो कौन सा समास हो जाएगा राजकुमार में, बताइए। तो राजकुमार में कौन सा, तो जो यह राज है या कुमार है या इसका कर्म धारक किए हुआ है, तो यानी कर्म धारय समास। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप इस प्रकार से हिंदी के प्रश्नों को कर सकते हैं, ठीक है ना। इस लेवल का आपका प्रश्न आता है, ठीक है। राम जैसा वीर नहीं, राम जैसा वीर नहीं, इनमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। राम जैसा वीर नहीं, इनमें कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है, ठीक है ना। उपमा अलंकार है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम जैसा वीर नहीं, इसमें कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 6 नंबर आपका प्रश्न है
कि नदियों का रानी गंगा, नदियों का रानी गंगा इनमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, नदियों की रानी गंगा इनमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। तो रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नदियों की रानी गंगा इनमें कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। ठीक है, चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न है कि काकदंत, काकदंत पंजर का अर्थ क्या है। काकदंत पंजर का अर्थ क्या है, काकदंत पंजर का अर्थ क्या है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो काकदंत पंजर का जो अर्थ होगा असंभव वस्तु होगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो प्रश्न आपको आ रहा है कमेंट में जवाब देते जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको 30 में से 20 प्रश्न सही कर पाए। ठीक है, अंधेरे नगरी चौपट राजा, यह किसका उदाहरण है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। जो यह कहा गया है अंधेरी नगरी चौपट राजा, या लुकोक्ति होगा कि मुहावरा होगा कि उपमा होगा कि अलंकार होगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, यह लुकोक्ति हो जाएगा, सभी बच्चे को पता है। ठीक है, 9 नंबर आपका सवाल है कि दिन के उजाले में दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है। दिन के उजाले में दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो दिखावा करना ना, कहता है कि दिन के उजाले में दीपक जला रहा है, मतलब क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, 10 नंबर आपका प्रश्न है कि मन लगाना, मन लगाना का सही अर्थ क्या है। मन लगाना का सही अर्थ क्या है, ध्यान देना। मन लगाना का सही अर्थ क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं, ध्यान लगाना। मन लगाना यानी ध्यान ध्यान देना। ठीक है ना, चलिए नीर का पर्यायवाची क्या होगा। नीर का पर्यायवाची, नीर को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, ये आपका सवाल कर रहा है। ठीक है, तो नीर को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, और जल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जल बोल सकते हैं। बी ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर आपका सवाल है कि गति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। गति का विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द गति का क्या होगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तो क्या होगा आपके हिसाब से, गति मतलब चलना, तो स्थिरता मतलब रुका हुआ। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 14 नंबर आपका प्रश्न है कि अंत में का पर्याय क्या होगा। अंत में का पर्याय क्या होगा। ठीक है, तो अंत में का पर्याय क्या होगा, अंतत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतत हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 15 नंबर आपका सवाल है कि जो कभी न मरे, जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अमर हो जाएगा। ठीक है ना, अमर। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। ठीक है, आप इस प्रकार से इसको अच्छे से हम लोग देख सकते हैं। कर्मठ शब्द का अर्थ क्या है, कर्मठ शब्द का अर्थ क्या होगा। ठीक है, कर्मठ शब्द का अर्थ क्या होगा, परिश्रमी हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कर्मठ शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, परिश्रमी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर आपका सवाल है कि नीलाम शब्द का संधि क्या होगा। नीलाम शब्द का संधि होगा, नीलाम शब्द का संधि यानी इसका अलग हम लोग करेंगे तो क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा, तो नील प्लस आम, नील प्लस आम। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर आपका सवाल है कि स्नेह शब्द किस भाषा से लिया गया है। स्नेह शब्द किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक है ना, संस्कृत भाषा से। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्नेह जो शब्द है वह संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक है ना, चलिए 19 नंबर आपका सवाल है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस जो होता है वह 9 प्रकार के होता है। ठीक है ना, रस कितने प्रकार के होता है, 9 प्रकार के होता है। ठीक है, 20 नंबर आपका सवाल है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होगा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होगा, तो रति होगा। ठीक है ना, रति यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 21 नंबर, 21 मैथ आ गया। ठीक है ना, तो 20 नंबर ही 20 तक ही लिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हिंदी का 20 प्रश्न लिया गया है। ठीक है ना, 30 प्रश्न नहीं 20 प्रश्न ही लिया गया है। ठीक है, तो बताइए कि आप लोग का हिंदी में से 20 में से कितना प्रश्न सही किए। ठीक है, अगला वीडियो में हम लोग पूरा पूरा सेट करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, तो चलिए आप लोग बताइए कि 20 में से कितना प्रश्न आप लोग सही किए। ठीक है ना, चलिए अब कुछ प्रश्न हम लोग मैथ को भी देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे में ये आपका इस लेवल का क्वेश्चन एक क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग अच्छे से देख लेंगे। यदि 35% का 420, यदि 35% का 420 है तो क्या हल इसका होगा। ठीक है, तो इसका हल हम लोग कैसे करेंगे, 35% है तो 35/100, और का मतलब क्या होता है, का मतलब गुना, गुना होता है, और यहाँ पर 420 इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0। ठीक है,
5 सते 35 और 5 दूनी 10, इस प्रकार से 21 दूनी 42। ठीक है, तो 21 गुना अगर हम 60 करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा 147 आएगा। ठीक है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा अपने से समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यह डिजिटल बोर्ड नहीं है, हम मोबाइल पर ही बता रहे हैं आप लोगों का। ठीक है, तो थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32 का 7वां पद क्या होगा? ये आप जब 10th लेवल में पढ़े होंगे तो ये समांतर श्रेणी करके आता है। ठीक है, समांतर श्रेणी में आपको पढ़ना रहता है कि 7वां पद क्या होगा। ठीक है, तो इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो टीएन बराबर फॉर्मूला होता है एस एन, टीएन बराबर ए इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ए आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए जो होता है आपका अगला पद होता है, तो अगला पद 2 हो जाएगा। और एन होता है जो जेमा पद पूछ रहा, तो 7 माइनस 1, और डी का मतलब सारवंतर, तो सारवंतर कितना इसका हो रहा है बताइए? तो 2 4 8 16 32। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये वाला नहीं, इस प्रकार से अगर बनाते हैं तो ये गलत बनेगा। ठीक है ना, आप ऐसे ही इसको थोड़ा सा इस प्रकार से 2 4 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, 16 बढ़ रहा है, तो 16 से आपकी कितना बढ़ेगा? 32, तो 64 64 64 यहाँ पर 6वां पद हो गया। 64 64 128, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप इस प्रकार से थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिएगा। ठीक है ना, हम जो वो वाला बता रहे हैं तो वैसा यहाँ पर सार बनकर सेम आना चाहिए। ठीक है, चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है और विक्रय मूल्य 920 रुपया है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमको लाभ मालूम होना चाहिए। तो लाभ अगर हम इसमें से इसमें घटा देते हैं तो हमारा लाभ बचेगा, तो जो घट कर आएगा 920 में से 800 घटेगा तो 120 आएगा। ठीक है, तो अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुना लाभ 120 गुना 100, अब बट्टा में हमारा क्रयमूल्य होता है, तो क्रयमूल्य बट्टा में 800, इस प्रकार से। तो 00 से 00, अब 15 8 20, यानी 15% इसका राइट आंसर आएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर आपका प्रश्न है किसी राशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन क्या होगा? तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है शॉर्ट में अगर हम लोग लिखे पी गुना आर गुना टी बटा 100। ठीक है ना, प्राइस रेट टाइम बटा 100। तो यहाँ पर आपका इधर दिया हुआ है जो चक्रवृद्धि ब्याज है, सॉरी ये साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर थोड़ा लॉन्ग जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसका डायरेक्ट आंसर की बात करें तो 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यदि एक व्यक्ति 15 दिन में कोई काम कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति है वह एक काम को 15 दिन में कर रहा है, वही जो व्यक्ति है उसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो इसको हम लोग कैसे करते हैं? तो देखिए 1/15 पहले कर देंगे और इसको 1/10 कर देंगे, दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेंगे। तो आप इस प्रकार से करके 15-10 का लघुत्तम एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 15-10 का अगर हम एलसीएम करते हैं तो देख लेते हैं 15-10 अगर हम निकालते हैं तो 5 से 3 यहाँ पर आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो 5 30 आ जाएगा। ठीक है ना, 30 आएगा। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर करके इस प्रकार से ऐड करके आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए 6 नंबर आपका प्रश्न है कि एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा से 5 घंटे में जितनी दूरी तय करती है उतने दूरी 80 किलोमीटर घंटा में कितना दूरी तय करेगा? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा 7.5 होगा। ठीक है ना, चलिए एक ओवर की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये सिंपल क्वेश्चन है, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 64। ठीक है ना, चलिए एक त्रिभुज की 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यदि आधार इतना ऊंचाई इतना है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो 1/2 आधार 10 है ऊंचाई 12 है, तो 2 छक 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 6/9 को सरलतम रूप में लिखे, 6/9 को सरलतम रूप में लिखे तो इसको जितना हम काट सकते हैं उतना काटेंगे, तो 2/3 यानी 2:3। ठीक है ना, चलिए 10 नंबर आपका प्रश्न है कि x बराबर 3 और y बराबर 2, अगर इसका हम लोग हल करेंगे तो 2 गुना x का यहाँ पर कितना है? 3 है, तो 3 गुना 9 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस 3 गुना यहाँ पर 2 है तो 4 हो जाएगा, तो 18 + 12, 18 12 कितना गलत हो रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन ही 18 12 30 हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। यहाँ पर 30 क्वेश्चन नहीं करवा पाएंगे, ऐसे तो 30 क्वेश्चन हम लिए हुए हैं मैथ का, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर नहीं करवा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, ठीक है। मैथ का एक अलग ही क्लास रहेगा जो कि आपको अलग टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा मतलब मुझे भी आता है मैथ, लेकिन कहते हैं ना उसको, ठीक है ना, कि थोड़ा आपको अच्छे ढंग से नहीं समझा पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जाते जाते आप इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए, ठीक है। जय हिंद।